हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जेएस बाय नीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नेम है आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इससे पहले मैं चैप्टर 4 तक आपकी सारी की सारी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, अदरवाइज उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की थी, वो भी आपका सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, जो कि मैं आपको कंप्लीट क्लास 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट ज्योग्राफी मैं आपको करवाऊंगी। अभी हमने स्टार्ट किया था तो उसके 4 चैप्टर जितने हैं हम वो कर चुके हैं। आज चैप्टर 5 हम करने वाले हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, अब जो मैंने पहले करवाया था वो थोड़ा सा रिकॉल मैं आपको करवा दूँ। ठीक है, इस तरीके से आपकी पूरी पृथ्वी होती है, जो चैप्टर 3 में मैंने करवाया था आपको और 4th में भी। ये हमारी पृथ्वी होती है। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जाती है वो 0 डिग्री होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इससे ऊपर 23.5 डिग्री जो ऊपर होती है आपकी उत्तरी गोलार्ध में, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 23.5 डिग्री जो आपकी दक्षिणी गोलार्ध में होती है उसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और जो इनके ऊपर जो पॉइंट होते हैं यहाँ पर, इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल और इसे हम कहते हैं साउथ पोल। यानी कि जो ये सारा आपका पार्ट हो जाएगा ये उत्तरी गोलार्ध वाला हो जाएगा, ये सारा का सारा आपका दक्षिणी गोलार्ध वाला पार्ट हो जाएगा। ये सारा हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो कितने डिग्री, 23.5 डिग्री जो है अपने अक्ष से वो झुकी हुई है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि कैसे ऋतुएं बदलती हैं, कैसे मौसम बदलता है। ये सब कुछ हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये सारा बस मैंने आपको रिकॉल करवाया था, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मानव यहाँ जीवित रह सकता है कहाँ। पृथ्वी ही एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जहाँ मानव जीवित रह सकता है। कितने प्लैनेट आपके मैंने बताया था, 8 हैं आपके सारे के सारे ग्रह जो हैं। सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है आपका, बृहस्पति है, शनि है आपका, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे। तो ठीक है, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर मानव रहते हैं। आपने देखा होगा अभी मिशन चल रहे हैं कि कह रहे हैं कि मंगल पर भी इंसान रह सकता है, मंगल ग्रह पर भी। ठीक है, तो इस पर भी अभी मिशन चल रहे हैं, नासा की तरफ से भी, इसरो की तरफ से भी। देखते हैं कैसा क्या रहता है। ठीक है, कोशिश जारी है सबकी। तो लेकिन अभी जो है सिर्फ एक ही ग्रह पर जीवन है, वो है आपका पृथ्वी। किसी भी ऐसा ग्रह का ऐसा वातावरण या वायुमंडल नहीं है जहाँ पर इंसान की सारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इस वजह से कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, मानव यहां जीवित रह सकता है। क्योंकि जीवन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें जमीन चाहिए यानी भूमि चाहिए, जल चाहिए, हवा चाहिए। रहने के लिए हमें जमीन चाहिए, पीने के लिए हमें पानी चाहिए, और सांस लेने के लिए एक्सेल इनहेल करने के लिए हमें हवा चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ चाहिए और तीनों की तीनों पृथ्वी पर मौजूद है। इसीलिए जो मानव जीवन निवास करता है वो पृथ्वी पर ही करता है। फिर आगे पूछता है कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, यानी मिलते भी हैं और प्रभावित भी आप करेंगे। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, यानी कि जहाँ जमीन है, जहाँ हमारे घर बने हुए हैं, वो पृथ्वी का ठोस भाग है। पानी के ऊपर तो हमारा घर तैर नहीं रहा है, किसी जमीन के ऊपर ही तो हमारा घर स्थिर है, बिल्कुल टिका हुआ है। तो ठोस भाग है वो, जिस ठोस भाग पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। यानी भूमि का ऐसा टुकड़ा जो कि ठोस और पृथ्वी पर ही, यानी पृथ्वी पर ही जो ठोस भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। तो याद रखना है भूमंडल की डेफिनेशन क्या है। अब इससे आगे गैस की परतें, यानी गैस की ऐसी परतें, आपको पता है ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल की परत फैली हुई है। ठीक है, जो इसको पूरी पृथ्वी को ढके हुए है, जो हमें जो एक्चुअल में जो एटमॉस्फेयर हमें जरूरी है वो हमें ये प्रोवाइड करवाती है। तो पृथ्वी के चारों ओर से, यानी कि गैस की परतें हैं जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरते हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं। उसे हम एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कहते हैं, जो सारी की सारी गैसेस फॉर्म में पृथ्वी के चारों तरफ, यानी पृथ्वी के चारों तरफ उसे घेर रखा है। ठीक है, लाइक जैसे ऑक्सीजन है आपका, ठीक है, नाइट्रोजन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारी हैं, जैसे आर्गन है, जितने भी गैसेस हैं वो सारे के सारे। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, उसे हम जलमंडल। आपको पता है कि अगर ये हमारी पृथ्वी, इस पर 70% क्या है आपका वाटर है और 30% क्या है आपकी इस पर जमीन है। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि 30% जमीन पर आपकी डबल पॉपुलेशन, यानी कि 60% पॉपुलेशन जो है पूरी पृथ्वी पर, 30% जमीन है उस पर 60% पॉपुलेशन रहती है। 70% आपका पानी है, जिसमें से कुछ 2% ही जो पीने के लायक, और सारा महासागरों में आपका पानी है। तो यानी कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर हमें जल पाया जाता है। जब हम इसको अंतरिक्ष से देखते हैं ना, तो हमें पूरे जो पृथ्वी है, जल की अधिकता के कारण जो हमें पृथ्वी है हमारी वो ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? जल की अधिकता के कारण, जैसे हम इसे सैटेलाइट से देखते हैं या फिर अंतरिक्ष से देखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया भूमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल, जलमंडल किसे कहते हैं। और ये तीनों की तीनों चीज़ें ही रिक्वायरमेंट होती है एक इंसान को, मतलब कि सर्वाइव करने के लिए तीनों चीज़ जरूरी होते हैं। जल बहुत सी अवस्थाओं में हो सकता है, लाइक आपका बर्फ भी, यानी सॉलिड में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है, वाटर वैप्योर में भी हो सकता है, लाइक बर्फ, जल और जल वाष्प तीनों में हो सकता है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है, ये एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं। अब हमने भूमंडल को अलग पढ़ा, जलमंडल, वायुमंडल को अलग पढ़ा, लेकिन अगर इन तीनों को मिला दूं तभी तो पूरा जीव उस पर निवास कर पाएगा। क्योंकि जो जीव जिंदा है उसे जीवन के लिए क्या क्या चाहिए, भूमि चाहिए, पानी
चाहिए और हवा चाहिए, ये अगर ये तीनों ही चीज़ आपस में मिल जाएंगे तो उसे जीव मंडल कह देंगे। ठीक है, तो सीधा से याद रखना, जीव मंडल यानी कि जीवों का ऐसा मंडल जिससे एक सीमित क्षेत्र है जहाँ उसे स्थल भी चाहिए, जल भी चाहिए, हवा भी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, तो वहाँ ही सभी प्रकार के जीवन पाए जा सकते हैं। आपको पता है इस पृथ्वी पर कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मिलते हैं, आपको जानवर मिलते हैं, पक्षी भी हैं, ठीक है, जीव जंतु हर तरह के आपको जितनी भी स्पीसीज़ हैं वो सारी की सारी आपको इस पर मिलेगी। ठीक है, उसे हम कहते हैं जीव मंडल। आई थिंक इसको इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते होंगे। ठीक है, अब ये देखो ध्यान में, ग्रीक भाषा में एक शब्द है लिथास। लिथास का अर्थ होता है पत्थर। एटमॉस, एटमॉस का मतलब होता है वाष्प, एंड हुडोर का अर्थ होता है जल। ठीक है, बायोस का अर्थ होता है जीवन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीक भाषा के शब्द हैं सारे के सारे। लिथोस पत्थर, ठोस, लिथोस ठोस यानी ठोस, कैसे करेंगे, ठोस यानी ठोस, ठोस क्या हमारा पत्थर ही है। एटमॉस, एटमॉस्फियर आ जाएगा ध्यान की, वाष्प है। एंड हिडोर, हिडोर कैसे याद करेंगे, इसके अंदर हाइड्रोजन, एच के साउंड आ रहे हैं, हिडोर एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जल हो जाएगा। बायोस जिस पर हम रहते हैं, जहाँ जीवन आपका संभव है। अब हम भूमंडल के बारे में पढ़ने वाले, थोड़ा सा मैं स्क्रीन अपने छोटे करूँ ताकि आपको ये अच्छे से विजिबल हो जाए। देखो कि भूमंडल किसे कहते हैं वो मैं आपको बता चुकी। फिर से हम देखते हैं कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। यहाँ भूप्रपट्टी की जितनी भी चट्टानें और मिट्टी की पतली परतों से मिलकर बना हुआ है। इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी जो भी जीव रहेंगे उनको जो न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, पोषक तत्व तो रहेंगे, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे ना। तो इसी तरीके से चट्टानों और मिट्टी की जो पतली परतों से जो आपकी पृथ्वी है, भूप्रपट्टी जिसे हम बोलते हैं, इसे हम कहते हैं, और जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। इससे आगे है कि पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा गया है। जो भी हमारी पृथ्वी की सतह है उसके सरफेस को दो भागों में बांटा गया, एक तो महाद्वीप और एक महासागर है। तो महाद्वीप किसे कहेंगे, जो द्वीपों से मिलकर बना है, यानी कि बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और बड़े जलाशयों यानी कि जहाँ जल होता है उसे हम सागर ही कहते हैं ना, उसे महासागरीय बेसिन, यानी कि जहाँ स्थल है वो महाद्वीप और जहाँ जल है आपका वो महासागर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व के बहुत सारे जितने भी सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी इमेज में। तो ये देखिएगा, समुद्री जल का सतह सभी जगह एक मतलब समान होता है। समुद्र जल का जो सतह है, समुद्र जल का जो तल है वो सभी जगह समान होएगा। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। ऐसे कहते हैं ना कि ये वाला जो स्टेट है, ये वाली जो कॉन्टिनेंट है, ये समुद्र स्थल से इतनी ऊंचाई पर है। अगर हमें उसे मीज़र करना है तो उससे हम उसका बेस क्या मानेंगे, उसे समुद्र तल मानेंगे। उसी से ऊंचाई देखी जाती है कि कितना ये ऊंचा है, कितना ये नीचे है, वो सारा समुद्र तल से देखा जाता है। जो आपको देखते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है आपकी, वो आपकी समुद्र तल से ऊपर है, यानी कि समुद्र तल से इतनी ऊँची है, तो उसका जो बेस है वो आपका समुद्र तल रहेगा। समुद्र तल के जो बेस होता है, बेस की वैल्यू हमेशा जीरो ही होते हैं, तो उस बेस को हम जीरो मानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, पूछ लेगा आपसे बिल्कुल ईजी 7 लाइनर फॉर्म में पूछ लेगा कि समुद्र जल का जो तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल में मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है, जो इमेज थी वो आपके सामने है। ये एनसीईआरटी की बुक में आपको ऐसे ही दे रखी थी, तो प्लीज़ आप ऐसे ही एडजस्ट कीजिएगा, ये मूव नहीं हो पाएगी। ठीक है, अदरवाइज आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। देखो ये कॉन्टिनेंट मैं आपको सारे के सारे बताती हूँ। ये आपका कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका के इस तरफ आपका जो पश्चिम वाले भाग की तरफ के आपका प्रशांत महासागर है, और पूर्व वाले भाग की तरफ के आपका अटलांटिक सागर है। जो अटलांटिक महासागर है उसकी जो शेप कैसी है, एस शेप की जो आकृति है वो अटलांटिक महासागर की होती है। सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट देखते हैं, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसके बाद ये आपका कौन सा, ये आपका यूरोप वाला पार्ट है। यूरोप के नीचे जॉइंट है आपका, जल संधि से जॉइंट है, ये बताऊंगी मैं आपको। ये जॉइंट है, यहाँ पर क्या है, अफ्रीका है आपका। होर्न टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये अफ्रीका है। ठीक है, इससे आगे यूरोप और एशिया दोनों जॉइंट ही हैं। ठीक है, ये आपका यूरोप और एशिया ये कॉन्टिनेंट, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। कितने यहाँ पे कॉन्टिनेंट, 7 है। कौन कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका है आपका, साउथ अमेरिका है, यूरोप है आपका, अफ्रीका है, एशिया है, और क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया है, और एक और बच गया आपका कौन सा, जो नीचे वाला ये पार्ट है आपका सारा दिखाती हूँ मैं आपको, जो ये बर्फ से हमेशा ढका रहता है, इस पर कोई मानव जीवन मतलब मानव नहीं रहता, इसे हम कहते हैं कि अंटार्कटिका। कितने आप पे कॉन्टिनेंट है, 7 आप पे कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ बता रखा आपके बारे में, इसमें पर्वत के बारे में और बता रखा है कि नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तर अमेरिका के अंदर कौन सा आपका पर्वत है, रॉकी। कौन सा, रॉकी। कैसे याद करेंगे कि अमेरिका के लोग हमेशा रॉक करते हैं, यानी कि ऐसे रॉक वाली लाइफ जीते हैं। या फिर ऐसे लगा लो कि जब भी कभी जीवन में मैं अमेरिका जाऊंगा तो ऐसे ऐसे वाली इमेज जरूर क्लिक करूंगा, रॉक। ठीक है, तो इस ऐसे याद कर लो कि अमेरिका, रॉकी पर्वत। फिर दक्षिण अमेरिका के अंदर कौन सी श्रृंखला है, चिली के अंदर है पूरी श्रृंखला, एंडीज। क्या है आपकी, एंडीज। कि जैसे कि दक्षिण अमेरिका वाले लोग हैं, अगर ये रॉक करेंगे तो ये भी तो अपनी लाइफ कम थोड़ी जिएंगे, ये भी एंडी एक नंबर की लाइफ जिएंगे। ठीक है, तो अमेरिका का रॉक और इसका हो जाएगा एंडी, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इससे आगे यूरोप के अंदर आपके कौन सी है, आपकी ये वाली है आपकी आल्प्स पर्वत। यूरोप के अंदर कौन सी है आपकी, आल्प्स पर्वत है। ठीक है, कैसे याद करेंगे, यूरोप, आल्प्स। देखो क्या कहता है, रोप, रोप यानी रस्सी पर जैसे ही हम चढ़ते हैं। आल्प्स, आल्प्स का जैसे हमारे हाथ नहीं फिसल जाते बहुत बार, अगर चिकनी रस्सी होगी तो, अगर कोई वैसे जूट वाली रस्सी तो उसे हमारे हाथ नहीं फिसलेंगे। ठीक है, यानी आल्प्स ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो यानी कि उसको आप पकड़ के रखोगे, रोप,
आल्प्स, ठीक है। और इससे आगे अफ्रीका, अफ्रीका में है आपके कौन सा है आपका पर्वत है आपका एटलस का है आपका अफ्रीका। और एक और है आपका ये आपका ड्रैकन्सबर्ग, कौन सा आपका ड्रैकन्सबर्ग। देखो अफ्रीका, अफ्रीका को याद करेंगे फ्री, फ्री में क्या मिलती है आपने देखा होगा बचपन में बहुत चलाई होगी आपने, एटलस साइकिल चलाई होगी है ना। सरकारी स्कूल में तो क्या मिलती थी आपका एटलस साइकिल फ्री मिलती थी है ना। 6 क्लास के बच्चों को उससे मिलनी स्टार्ट हो जाती थी, अगर आपने ध्यान होगा तो, कि फ्री में उनको क्या मिली एटलस साइकिल मिली, क्या मिली फ्री में आपको उनको एटलस साइकिल मिली। ऐसा आप याद कर लीजिएगा, ड्रैकन्सबर्ग आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे आगे एशिया के अंदर बच्चे को पता है क्या माउंट एवरेस्ट यानी कि हिमालय जो पर्वत है वो आपका एशिया के अंदर है, जो नेपाल वाले बॉर्डर पर, नेपाल और चीन के बॉर्डर पर आता है, और इसी के ऊपर आपका तिब्बत का पठार है। अब इससे आगे है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है आपका ग्रेट सैंडी बर्ग, ठीक है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है ऐसे लगा लो ग्रेट सैंडी, सैंडी जिसे हम बोलते हैं ना सैंड, सैंड के पीछे वाइल का तो सैंडी बन जाएगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला भाग है ना पश्चिम वाले, इसमें क्या मरुस्थल है, यहाँ पर इतने लोग नहीं रहते, जो जनसंख्या रहती है वो इस तरफ पूर्व वाले हिस्से में रहती है, तो यहाँ पर मिट्टी मिट्टी सैंडी सैंड है तो सैंडी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सैंडी जो है आपका डेजर्ट हो जाएगा। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपकी वो ऑस्ट्रेलिया में। कैसे याद करोगे, आगे कुछ भी नहीं, आगे पानी पानी है, पानी पानी, तो यहाँ से और इसको यानी स्थल भाग और भूभाग को यानी कि क्या कर दिया ग्रेट डिवाइड कर दिया, ऐसे याद कर लो, डिवाइड कर दिया। कहाँ से करेंगे ऑस्ट्रेलिया के पार्ट से करेंगे, आगे तो पानी पानी हो जाएगा ना ऐसे, ठीक है। ये मैंने कोशिश की आपको थोड़ा बहुत हिंट से लर्न करवाने की, अदरवाइज आपको इसको देख लीजिएगा फटाफट। मैं आपको मैंने महाद्वीप करवा दिया, महासागर देखो यहाँ पर क्या आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। इसके बाद जो आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में आपका प्रशांत महासागर है, इससे आगे आपका यूरोप है एंड अफ्रीका में यहाँ आपका अटलांटिक महासागर, कौन सा अटलांटिक, और इसके ऊपर कौन सा यूरोप के ऊपर या रशिया के ऊपर है आपका आर्कटिक महासागर, और नीचे जो अंटार्कटिका के ऊपर है आपका दक्षिणी महासागर, कौन सा दक्षिणी महासागर। आपको पता ही है एशिया में जो इंडिया के साउथ की तरफ आपका हिंद महासागर है, यह सब पहला महासागर है जो किसी कंट्री के देश के नाम पर ही रखा गया हिंद महासागर। इससे आगे भी कौन सा आपका प्रशांत महासागर, आपको 2 बार प्रशांत महासागर, नहीं 2 बार नहीं है, क्योंकि हमारी जी ये तो आपको क्या कर रखा है मैप थोड़ा सा खोल के दिखा रखा है, अदरवाइज जो हमारी पृथ्वी है वो गोल होती है। अगर ये वाला पार्ट यहाँ से जो ये वाला पार्ट और उस वाले पार्ट को मिला दूंगे तो प्रशांत महासागर एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो कितने यहाँ पे 5 जो है महासागर हैं और 7 कौन से यहाँ पे कॉन्टिनेंट, फटाफट देखो कॉन्टिनेंट को हम महाद्वीप बोलते हैं और ओशन को हम महासागर। तो 7 कौन कौन से हैं आपके, नॉर्थ अमेरिका है, अब फटाफट मतलब माइंड में रिवाइज कीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, फिर यहाँ पे यूरोप आएगा, फिर उससे जुड़ा हुआ अफ्रीका आएगा, फिर यहाँ पे कौन सा एशिया आएगा, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, सबसे नीचे कौन सा आएगा आपका अंटार्कटिका आएगा, ठीक है। वैसे याद करो आप, यहाँ पर कौन सा आपका प्रशांत महासागर है, फिर यहाँ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, फिर कौन सा आपका अटलांटिक महासागर है, फिर यहाँ यूरोप है आपका और इससे जुड़ा हुआ है अफ्रीका है, फिर यहाँ पर पूरा एशिया वाला पार्ट है, फिर यहाँ पर ये एशिया का लगा लो भारत निकला हुआ है, यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया, तो इसके बीच में कौन सा आएगा, इसके बीच में आएगा आपका हिंद महासागर, और इसके ऊपर कौन सा आएगा यूरोप और एशिया के ऊपर आएगा आपका आर्कटिक महासागर, और नीचे कौन सा आएगा दक्षिणी महासागर आएगा, ठीक है। यहाँ भी कौन सा प्रशांत महासागर। इतना आगे आपको समझ में, चलो आगे चलते हैं। अब इससे आगे आपके सामने विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। मैंने बताया था ना कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई मापी गई है वो समुद्र तल से मापी गई, कितनी है 8,848 मीटर, किलोमीटर मत कर देना, ठीक है, मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग यानी कि ये तो सबसे ऊंची होगी तो कोई ना कोई चीज़ डीप भी होगी, अगर ये सबसे ऊंची है तो कोई ना कोई बहुत गहरी भी होगी, वो है प्रशांत महासागर, जिसे हम पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। प्रशांत महासागर के अंदर नाम है उसका मेरियाना गर्त। कैसे याद करोगे, अगर आप इतने गहरे भाग में चले जाओ तो लगा लो आप मर ही गए, क्योंकि इतने गहरे भाग में मतलब सर्वाइव करना, वहाँ तक पहुँच पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैरियाना गर्त, ठीक है, जिसकी गहराई कितनी है 11,000 जो है 22 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई, मतलब कि गहरी है, ठीक है। अब ध्यान लगा के अब ध्यान से देखो कि ये तो 8,000 समथिंग है और ये 11,000 है, अगर लगा लो ये ऊँची होती, अगर हमारे समुद्र तल से ऊपर होती तो देखो माउंट एवरेस्ट से भी ऊँची होती, लेकिन ये गहराई में है हमारी। तो कैसे याद रखोगे, देखो पैसिफिक ओशन जिसे हम क्या कहते हैं प्रशांत महासागर कहते हैं, इसको क्या क्या है बेस माना गया, समुद्र तल से ऊंचाई पर क्या है आपका माउंट एवरेस्ट, और निचाई यानी गहराई पर क्या आपका मैरियाना गर्त है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर, और इसे कितने हैं 11,022 मीटर जो है इसकी क्या है आपकी गहराई है, ठीक है। इससे आगे हम महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आपको दे रखें, ये भी साथ साथ लर्न करने क्वेश्चन यहाँ से 1 लाइनर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। जब माउंट एवरेस्ट की बात आई तो याद रखेगा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड कहाँ है आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। न्यूजीलैंड के एक पर्सन है एडमंड हिलेरी, क्या है एडमंड हिलेरी, ठीक है। और भारत एक कौन है तेंजिंग नार्गे शेरपा। अब कैसे याद करोगे, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें उनको तो ये सब चीज़ों से परिचित हैं, लेकिन जो एक्चुअल में 6th क्लास के बच्चे हैं ना उनको ये नाम ही याद नहीं होते, इनकी जुबान पर चढ़ते नहीं है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ट्रिक से करवाने की कोशिश कर रही हूँ। जो ऑलरेडी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एनसीईआरटी बेस है, उनको तो रीड आउट करना था, कोई पोर्शन का रह जाए तो वो उनका रिवाइज हो जाए, बट जो 6th क्लास के बच्चे उनको तो हमें माइंड में सेट करना पड़ेगा, तभी तो ये वर्ड वो याद कर पाएंगे। तो देखो इसलिए मैं उसमें ट्रिक बताती हूँ, अदरवाइज इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, लेकिन 6th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो देखो न्यूजीलैंड को हम इनिशिएट करेंगे न्यूज़, जैसे ही न्यूज़ आई, अरे न्यूज़ आई है किसी के पास डायमंड है,
यानी कि उस टाइम में कब की बात चली, 1953 की। अभी तो डायमंड नॉर्मल है कि 1953 की बात है कि न्यूज़ में आज ही मैंने बात सुनी, किसी इंसान के पास क्या डायमंड है, पता नहीं कहाँ से लिया, इतनी महंगी धातु। हमारे पास तो सोना भी नहीं, उसके पास डायमंड है, तो हो जाएगा न्यूज़ में आए हैं उसके पास डायमंड एडमंड, ठीक है। डायमंड एडमंड हो कर लोगे इतना तो। न्यूजीलैंड में कौन क्या पर्सन है, उस पर्सन का नाम क्या है, एडमंड हिलेरी, ठीक है। यानी ऐसी न्यूज़ है उसके पास डायमंड है, हर कोई हिल गया देख कर, अच्छा इतना सुंदर डायमंड उसके पास, इतनी प्रीशियस मेटल उसके पास है, हिलेरी, ठीक है। न्यूजीलैंड का हो जाएगा एडमंड हिलेरी। भारतीय कौन है, तेंजिंग नार्गे शेरपा। कौन है आपके, तेंजिंग नार्गे शेरपा। कैसे याद करोगे, देखो भारत के जो लोग होते हैं वो शेर के जैसे होते हैं, कभी किसी से डरते नहीं है, तो भारत का शेर हो जाएगा। बस इतना ही मिल जाएगा, हिंट इतना काफ़ी है। भारतीय कौन हो जाएंगे, शेरपा, ठीक है। ये इन्होंने कब चढ़े थे, ये 1953 के अंदर। अपडेट भी पूछ रहे थे आपसे कब, 29 मई और 1953 के अंदर पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर, उसका नाम क्या आपका, माउंट एवरेस्ट, और पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। हो गया याद। न्यूजीलैंड कौन थे, एडमंड हिलेरी थे, और भारतीय कौन से, तेंजिंग नार्गे शेरपा थे आपके, ठीक है। 1953 कब, 29 मई 1953 के अंदर ये क्या है, पृथ्वी के सबसे ऊंचे जो शिखर है माउंट एवरेस्ट के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की थी। सबसे पहले ये व्यक्ति थे, ये तो व्यक्ति। अगर फीमेल आपसे पूछे पूरे वर्ल्ड के अंदर है ये फर्स्ट है। अगर फीमेल आपसे पूछे तो कौन है, वो जापान की है, जुंको ताबेई। कौन है आपकी, जापान की रहने वाली ही पहली, विश्व की पहली महिला है जो 1975 में, 1953 में, 1975 में, यानी 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखने वाली महिला बनी थी। जापान की पहली, वर्ल्ड की पहली है आपकी जुंको ताबेई, जो कि जापान की रहने वाली थी। अब ये सारी बातें हो गई। अब हमें इंडिया के बारे में जाना है, तो इंडिया से मतलब है कि इंडिया में ऐसी कौन सी पहली फर्स्ट फीमेल थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, वो थी हमारी बछेंद्री पाल। यानी कि ऐसे लगा लो कि इतनी जल्दी ये चढ़ गई थी, याद करने का तरीका, इतनी जल्दी चढ़ गई थी। बछेंद्री हर किसी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं पिछाड़ दिया, यानी कि उसको उसको पीछे छोड़ दिया, ऐसे बछेंद्री, ठीक है। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 29 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं ना, सीधा याद रखो कब, 1953 की आपकी बात है, जिसमें था आपका एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, तेंजिंग नार्गे शेरपा आपके भारत के थे। ये प्रथम पुरुष थे। प्रथम महिला कौन सी थी आपकी, ये थी आपकी 1975 के अंदर थी, जापान की जुंको ताबेई थी। फिर इंडिया की बात आती है, इंडिया से फर्स्ट वुमेन कौन थी आपकी, बछेंद्री पाल थी, जो कब 1984 के अंदर गई थी। अगर पूछ रहे कि 2 बार इंडिया से कौन थी आपकी फतेह करने वाली माउंट एवरेस्ट पर, वो थे हमारे संतोष यादव। कौन थे आपके, संतोष यादव थे, ठीक है। उन्होंने 2 बार किया था, बट बछेंद्री पाल ने एक ही बार किया था, बट सबसे पहले किया था, ठीक है। याद ध्यान रखना। इससे आगे महाद्वीप हम पढ़ते हैं, मैंने आपको बता दिया, याद रखना है कि कितने महाद्वीप है, 7 आपके महाद्वीप हैं। इन दोनों के बीच में बहुत सारी जल राशि मैंने बताया ना। अगर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे आपका प्रशांत है यानी पैसिफिक है, और यहाँ पर क्या है, अटलांटिक है। महाद्वीप के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ आपका पैसिफिक ओशन है आपका, यहाँ आपका अटलांटिक ओशन, यानी कि यहाँ भी जल, बीच में महाद्वीप, और यहाँ बीच में भी इनके जल है, ठीक है। संकरा भाग है जो जल राशि को अलग करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको कौन कौन से महाद्वीप है, 7 है आपके। अब 7 कैसे बता रखे, सिंपली बता रखे थे, तो मैं सोचा उसने वैसे बता रखे हैं कि एरिया वाइज बता रखे, बट सिंपल बता रखे। देखो, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। ये सारे मैंने आपको 5.1 की जो इमेज थी उसमें मैंने आपको दिखा दिए थे। अब जो एशिया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, आपको माइंड में सेट कर लो, एशिया, जिस कॉन्टिनेंट के अंदर हम रहते हैं, हमारा जो प्यारा देश भारत है, ये तो मैं आपको बताना भूलेगी 6th क्लास के बच्चों के, हमारा प्यारा देश भारत का है। देखो ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये दक्षिण जो आपका इंडिया है, दक्षिणी भारत है ये आपका, और यहाँ क्या है आपका, इस तरीके से मैं बना देती हूँ, ये आपका पूरा क्या है, इंडिया है। कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर, एशिया। और आप देख रहे होगे इमेज में सबसे लार्ज दिख रहे हैं आपको सारी इमेज, सबसे लार्ज जो है आपका एरिया वाइज प्लस पॉपुलेशन वाइज दोनों में नंबर 1 पर है हमारा एशिया। कौन है नंबर 1 पर, हमारा एशिया, जहां हम रहते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर, इंडिया क्या आपका, एशिया का दक्षिणी वाला पार्ट है। अगर मैं इस तरीके से इसमें डायरेक्शन बना दूं, अगर मैं ये डायरेक्शन बना दूं आपको, तो ये हो जाएगी नॉर्थ, ही हो जाएगी साउथ, ही हो जाएगी वेस्ट, ही हो जाएगी ईस्ट। तो पूरा का पूरा आप खुद देखो ये कितना बड़ा है, और ये हम किस पार्ट में रहते हैं, हम साउथ वाले पार्ट के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो एशिया के बारे में कह रखा है इसने, क्या कहा है इसने कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी 7 में से नंबर 1 पर आपका एशिया है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3, अगर पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल हम निकाल लगा लो कि 100 है, उसका 1/3 जो भाग है आपका, वो कहाँ है आपका, एशिया के अंदर है, ठीक है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में, अब गोलार्ध क्या होते हैं वो देखो, पहले वाली वीडियो देखी होगी तो ये माइंड में क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी बता देते हो, कुछ बच्चों नहीं देखे होगी तो। ये आपका पृथ्वी है, ये आपके बीच से विषुवत रेखा जा रही है, ठीक है। या फिर मैं आपको डायरेक्शन बना देती हूँ, ये बना दिया मैंने, नॉर्थ है, साउथ है, जैसे हम उत्तर दक्षिण कहते हैं, ये पश्चिम है और ये उत्तर है, ठीक है। जो हमारा इंडिया है वो यहाँ लाई करता है, ठीक है। हमारा जो इंडिया, क्योंकि एशिया वाला पार्ट यहाँ है, तो इंडिया हमारा यहाँ लाई करता है। तो किस डायरेक्शन के अंदर, ये नॉर्थ ईस्ट,
कौन सा नॉर्थ ईस्ट, या तो बोल देगा आपको उत्तर पूर्वी दिशा में है। अगर खाली गोलार्ध पूछे आपसे तो पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, क्योंकि पूर्व की तरफ ही ज़्यादा फैला हुआ, पश्चिम की तरफ नहीं है ये, ठीक है। तो इसे यही बात कह रखे, रटना नहीं है चीज़ों को, हमें मैप से करना है, ठीक है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और आपको पता हो कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। सीधी सी बात मैंने आपको बताई थी, बीचों बीच से विषुवत रेखा है, 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इससे आगे कह रखा है इसने कि एशिया के पश्चिम में यूराल माउंटेन है। अगर ये आपका एशिया है तो इसके इस तरफ वेस्ट की तरफ यहाँ पे यूराल माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। जो यूराल माउंटेन्स क्या करते हैं, आपके जो यूरोप और एशिया को अलग करने का काम करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ फिर से, ये आपका यूरोप, ये आपका एशिया है, ये आपका यूरोप है। इन दोनों के बीच में नेचुरल बाउंड्री है, यानी हमने खुद ने नहीं बना रखी। जैसे हमने इंडिया और पाकिस्तान के हमने बॉर्डर बनाया था उसको रेड क्लिफ ने बनाया था, इसलिए उसका नाम रेड क्लिफ नाम दे दिया गया है, रेड क्लिफ लाइन, जो हम इंडिया और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है। लेकिन एशिया और यूरोप नेचुरली अलग होते हैं, तो इनके जो बीच में यहाँ पे यूराल माउंटेन्स हैं, कि यूराल माउंटेन्स के ईस्ट में आपका एशिया हो जाएगा और वेस्ट में आपका क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, ठीक है। और यूरोप और एशिया, या आगे आएगा क्वेश्चन, पहले बता देती हूँ मैं आपको। यूरोप और एशिया को अगर आप ज्वाइंट करोगे तो हम यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम, यूरेशिया, क्या कहते हैं उसे, यूरेशिया। तो क्वेश्चन पूछेगा यूरेशिया किसे कहते हैं, यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट को हम यूरेशिया नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इससे आगे है कि ये मैंने आपको समझा दिया है सारा। देखो ये रहा पार्ट कि कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। महाद्वीप से तो एशिया से गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखिएगा। एशिया के पश्चिम में यूराल हैं, जो कि आपको यूरोप से अलग करते हैं। दिखा दिया मैंने आपको, यही बता दिया कि यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को हम यूरेशिया, यूरोप एशिया को हम यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। अब हमने एशिया के बारे में पढ़ लिया, अब हम यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। एशिया से बहुत छोटा है, अगर एशिया से कंपैरिजन करेंगे तो यूरोप इतना सा है, ठीक है, बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। दिखाया मैंने आपको कि अगर यहाँ एशिया है तो इसके वेस्ट की तरफ क्या है, यहाँ आपका यूरोप है। ये आर्कटिक जो वृत्त है वो इसी से होकर गुजरता है। अब आर्कटिक वृत्त क्या होता है, देखो, अगर पहले वाली वीडियो देखी होंगी तो कोई बात ही नहीं, आपको सब कुछ आता मिलेगा। नहीं देखी तो हम बता देते हैं। यहाँ 0 डिग्री से जा रहा है, जैसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री, यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में क्या फिर कर्क रेखा होता है। इससे ऊपर 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में ही से हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आपके आर्कटिक वृत्त कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका आर्कटिक महासागर है, ठीक है। और इससे ऊपर आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा यहाँ पर, इस वजह से। तो ये आप ध्यान रखें कि आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और विश्व के मानचित्र में, चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखो जो यूरोप आपको दिखाई दे रहा है, देखो इसके ऊपर क्या है, आर्कटिक महासागर है और यहाँ बीचों बीच से आर्कटिक वृत्त जा रहा है। आपको दिख रही है, ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। मैं आपको सीधा कर लीजिएगा, ऐसे टेढ़ा है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, सीधा कर लेना। आपके बुक के अंदर, बुक में तो सीधा ही मिलेगा। यहाँ पर क्या है, आपका 23.5 डिग्री मकर रेखा है, ये दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ के आपका आर्कटिक वृत्त है और आप खुद देखो जो यूरोप है आपका, यहाँ देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और यहाँ से, यानी तीनों तरफ से मोस्ट ऑफ, यानी 1, 2 और 3, ये वाले में तो चलो भूमि आ जाएगी, तीनों तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे समझ में, जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैं सारा आपको मैप से भी दिखा दिया। इससे आगे अफ्रीका आता है। अफ्रीका क्या है आपका, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर एरिया वाइज पूछे तो नंबर 1 पर आपका एशिया है और सेकंड नंबर पर क्या है आपका, अफ्रीका है एरिया वाइज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो अफ्रीका है वो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप और विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। देखो ये पढ़ाने से पहले ही समझा देती हूँ मैं आपको। ये आपके सामने क्या है, आपकी अर्थ है, ठीक है। मैं दूसरे कलर से आपको बना के दिखाती हूँ। जो लाइन है ये आपकी जो है, ये क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ क्या है आपके 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये आपका आर्कटिक वृत्त है, यानी कि इसके ऊपर आर्कटिक महासागर आ जाता है। यहाँ क्या है, दक्षिणी में आपका ये है आपका मकर रेखा 23.5 डिग्री, 66 डिग्री पर क्या है आपकी, ये अंटार्कटिक वृत्त, नीचे की तरफ अंटार्कटिक आ जाता है ना यहाँ पर। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल। अब अफ्रीका कह रहा है कि जो विषुवत वृत्त है, यानी अफ्रीका के अंदर से जो आपकी 0 डिग्री, देखो दूसरा कलर से मैं आपको समझाती हूँ कि जो अफ्रीका है वो इस तरीके से लाई करता है कि उससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी, ये तीनों रेखाएं, यानी कि अफ्रीका के अंदर से आपकी कर्क रेखा भी होकर गुजरेगी, आपकी मकर भी गुजरेगी और आपकी विषुवत वृत्त भी गुजरेगी। ये पॉइंट हमेशा पूछा जाता है। लेकिन इंडिया से सिर्फ और अगर इंडिया से पूछे या एशिया से पूछे तो आपका कौन सा, आपकी जो है ये कर्क रेखा गुजरेगी, ठीक है। अगर एशिया से पूछे तो आपकी कौन सी, उससे जो आपकी विषुवत वृत्त है ये भी गुजरेगी, यानी कि भूमध्य रेखा भी गुजरेगी। वो आपके इंडोनेशिया वाले पार्ट से हो जाते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये दिख रहा है आपको, ये हमारा एशिया है। एशिया, सबसे पहले एशिया में देखो कर्क रेखा जा रही है, ठीक है। यहाँ देखो जो ये येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला सारा एशिया ही है। और इसके बीच से देखो आप यहाँ से ये वाली जो आपकी भूमध्य रेखा है ये भी आपकी एशिया के या इंडोनेशिया ब्रुनेई वाले पार्ट से गुजरती है। लेकिन हमारे एशिया से मकर रेखा नहीं गुजरती, क्योंकि मकर रेखा नीचे की तरफ चली जाती है, जबकि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है, ठीक है। अब इससे आगे बात आती है कि अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये देखो आपकी कर्क रेखा है, ये कौन सी आपकी विषुवत वृत्त है और ये आपकी कौन सी है, मकर रेखा। तो
याद रखना है कि तीनों की तीनों रेखाएं जो गुजरती हैं वो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसने ऐसा बता रखा है। ठीक है, ये आपको बता दें कि एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया आपको सारा का सारा। फिर इसमें बताया मैंने आपको सहारा रेगिस्तान, अगर ये आपका अफ्रीका तो यहाँ पर क्या है, सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, सहारा जो रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है ना वो सहारा कहते हैं। ठीक है, उसका नाम सहारा है, वो आपका अफ्रीका है। जैसे याद कैसे करेंगे, अफ्रीका का वर्ड हमेशा हम क्या लेंगे, फ्री। फ्री में क्या मिल रही है, वहाँ साइकिल मिल रही है हमें, तो एटलस भी क्या हो जाएगी, वहाँ क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। रेगिस्तान पूछा जाए तो सहारा, फ्री में तो हर कोई किसी को भी सहारा लगा देता है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है और चारों तरफ समुद्र महासागर से घिरा हुआ है। ये सब कुछ मैंने आपको मैप में दिखा दिया है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी पूछेगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, नील नदी है जो कि आपके अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, चलो 2 बार से दिखा देते हैं, कुछ एक बार रह गया होगा आपका। तो ये आपका अफ्रीका है, यहाँ क्या है आपका सहारा, ये आपका एटलस है, यहाँ आपका सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, ये आपकी नील नदी है, यहाँ आपका ड्रैकन्सबर्ग है आपका माउंटेन, ये आपकी कर्क रेखा, विषुवत मकर रेखा। तो सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सब कुछ आपका अफ्रीका से होकर गुजरता है। और अफ्रीका एशिया के बाद सेकंड नंबर पर इनलैंड यानी कि क्षेत्रफल में क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, अब इससे आगे हम पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में, नॉर्थ अमेरिका जो कि आपका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नंबर 1 पर आपका एशिया है, नंबर 2 पर आपका अफ्रीका है और नंबर 3 पर कौन हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। याद करवाऊंगी, ट्रिक से टेंशन मत लो। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकर स्थल से जुड़ा हुआ जिसे हम पनामा जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पनामा। देखो आपके सामने है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है। कलर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो स्थल संधि है, जहाँ आपको उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका जो स्थल संधि जिसे हम पनामा कहते हैं, पनामा। ऐसे याद कर लो कि इन दोनों के बीच की है ना सुलह हो ही नहीं रहा था। ये बोला कि हम नाम रखेंगे, ये बोला कि हम नाम रखेंगे, फिर तीसरा ही कोई इंसान आया, उसने बोला कि मैं नाम रखूंगा, क्या तुम ये खुद क्योंकि फिर अगर ये कहेगा मैं अपना नाम रखूंगा, ये अपना, तो दोनों में सुलह तो होएगी नहीं। तो किसी कोई थर्ड पर्सन आया, उसने इस जल संधि का यानी इन दोनों के जो बीच का जॉइंट पार्ट है इसका नाम रखा, तो पनामा। ठीक है, हो जाएगा, हिंट मिल जाएगा आपको। लेकिन ऐसे ही इंडिया, जैसे आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, ऐसे ही आपका इंडिया और यहाँ श्रीलंका के बीच में है जल संधि जिसे हम पाक स्ट्रेट कहते हैं, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका उसे हम पनामा कहते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ था आपका उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, और यह दक्षिण अमेरिका के संकर स्थल यानी कि एक भूमि से जुड़ा हुआ है। संकरा यानी कि बिल्कुल ही पतले नैरो जो भूमि से जुड़ा हुआ, जिसे हम पनामा जल स्थल संधि कहते हैं, जल नहीं स्थल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी छोटे की मात्रा हाँ पूरी, ठीक है, जो पूरी जो है आपकी पूरी तरह से उत्तर व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, क्या है आपका, अगर मैं डायरेक्शन बना दूं तो जो नॉर्थ अमेरिका वो आपको यहाँ पड़ता है, तो यानी कि ये नॉर्थ वाला पार्ट और ये वेस्ट, तो यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग में क्या है स्थित है, और तीनों ओर से महासागर जल से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे आपका ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ क्या आपका पैसिफिक ओशन, यहाँ आपका अटलांटिक ओशन है, और यहाँ क्या है नीचे आपका अंटार्कटिक ओशन है। तीनों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं कि अधिकांश जो भाग है, जब नाम ही दक्षिण होगा तो सीधी सी बात है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। इसके पूर्व और पश्चिम में दोनों तरफ महासागर हैं। यहाँ आपका पैसिफिक है, यहाँ आपका अटलांटिक है। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला, अब पर्वत और पर्वत श्रृंखला में कंफ्यूज ना होना, पर्वत तो ये पर्वत हो जाएगा। ठीक है, पर्वत जो पर्वत श्रृंखला होते हैं जो क्रमबद्ध रूप से बहुत सारे पर्वत हैं, उसे हम पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी कह देते हैं। उनमें सबसे एक ऊंची चोटी होती है, उसे हम पीक कह देते हैं। ठीक है, जो उनमें सबसे ऊंचा पर्वत होता है उसकी चोटी को हम पीक कह देते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत है। ठीक है, लेकिन उनकी सबसे ऊंची चोटी क्या आपकी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो दक्षिण अमेरिका मैंने आपको बता दिया कि विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर और दक्षिण में फैली हुई है। यहाँ पे क्या है, एंडीज है, ये आप ध्यान रखना। यहीं पर आपकी सबसे विशाल जो नदी है, सबसे बड़ी नदी, देखो सबसे लंबी नदी पूछी जाए इन लेंथ तो वो हो जाएगी नील नदी जो कि आपकी अफ्रीका में है। लेकिन सबसे विशाल मैदान में या फिर सबसे बड़ी पूछी जाए, ठीक है, वो आपकी अमेजन। क्या याद रखेंगे, बहुत अमेजिंग बात है कि दक्षिण अमेरिका के अंदर इतनी विशाल नदी है, बड़ी नदी है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। फिर आगे ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया है आपका, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि हमेशा ये सारा का सारा द्वीप से मिलकर बना हुआ है। इससे आगे एंटार्क्टिका के बारे में हम पढ़ते हैं। एंटार्क्टिका बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य है। ध्रुव कौन से होते हैं, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिण ध्रुव। अंटार्कटिका यहाँ है आपका। ठीक है, चूंकि यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है तो इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से, आपको पता जो ध्रुव होते हैं उन पर बर्फ बहुत होती है। ठीक है, तो बर्फों से ढके होते हैं, तो कोई भी स्थायी मानव इस पर निवास नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे हमारे अलग अलग जो कंट्री हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, उनके शोध केंद्र यहाँ पर हैं कुछ ना कुछ रिसर्च करने के लिए। तो भारत के शोध केंद्र कौन से, मैत्री एंड दक्षिणी गंगोत्री। कैसे याद करोगे कि अंटार्कटिका है बिल्कुल दक्षिण में है ना, तो दक्षिण गंगोत्री हो जाएगी। और मैत्री यानी कि हमने मित्रता कर लिया अंटार्कटिका के साथ कि चलो इंसान तो वहाँ नहीं रह रहे हैं, कम से कम हम आपस में मित्रता तो कर ले। ठीक है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री दोनों के दोनों आपके अंटार्कटिका में हो जाएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, इतना
सारा पार्ट आपका महासागर से घिरा हुआ है और ये क्या है, लवण जल, यानी कि इस सब में जो महासागर वाले पार्ट में जो इतना भाग है ना, इस जल के अंदर कहता है लवणीय मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, यानी लवण यानी नमक की, खारा बहुत होता है पानी, लेकिन लवण जल यानी कि पीने योग्य पानी जिसके अंदर नमक नहीं है वो हमारे सिर्फ 2.5% आपका वाटर है पीने के लायक, इसलिए पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रखी है, इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी। हमने स्थलमंडल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि 71% जो भाग है जल है, 29% स्थल है यानी भूमि है। और जलमंडल में जल के सभी रूप होते हैं, महासागर में, नदियों में, झीलों में, हिमनदियों में, भूमिगत में, वायुमंडल में, जलवाष्प में। पृथ्वी पर पाए जाने वाला 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है। वह इतना खारा होता है कि उसे आप इनटेक नहीं कर पाते, यानी कि पी नहीं पाते। अभी थोड़ा सा आपको एक डायग्राम दे रखा है कॉन्टिनेंट याद करने के लिए, ठीक है। अगर ऐसे बना देंगे तो यहाँ आपका उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका यहाँ जुड़ा हुआ है पनामा जल संधि से, यहाँ आपका पैसिफिक ओशन है, यहाँ आपका अटलांटिक ओशन है, यहाँ आपका यूरोप है, यहाँ ये भी जुड़ा हुआ है जिब्राल्टर जल संधि, लेकिन उसको भी 6th क्लास की बात है तो उसमें नहीं पढ़ाऊंगी मैं, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पढ़ाऊंगी। ये आपका एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ये आपका अफ्रीका। अब याद कैसे करेंगे, नंबर 1 पर कौन सा एरिया वाइज पूछ लेगा, तो नंबर 1 पर आपका एशिया, एशिया के बाद बिल्कुल नीचे चलेंगे, नंबर 2 पर एरिया वाइज बता रही हूँ क्षेत्रफल के हिसाब से, नंबर 2 पर आपका अफ्रीका, उसके बाद हम चलेंगे नंबर 3 पर आपका उत्तरी अमेरिका और नंबर 4 पर आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद यहाँ कन्फ्यूजन होती है, तो ऐसे याद करो कि नंबर जो 5 पर आपका क्या नीचे वाला अंटार्कटिका है, नंबर 6 पर क्या आपका यूरोप है, नंबर 7 पर आपका ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा है, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रखिएगा। ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। इससे कि महासागर पढ़ते हैं कि महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और आपको पता है जल हमेशा गतिशील रहता है, एक जगह पर नहीं रहता। उसमें जो लहरें हैं वो ऊपर उठती हैं, नीचे गिरती हैं, तो इनको हम जवार भाटा कहते हैं। जब लहरें ऊपर उठती हैं जवार, नीचे गिरती हैं उसे जवार भाटा, उसे भाटा कहते हैं। तो अगर जवार भाटा तथा महासागर धाराएं, महासागर जल की 3 मुख्य गतियां हैं, बड़े से छोटे आकार की तरफ, यानी सबसे बड़ा कौन सा है आपका प्रशांत महासागर, उससे आपका अटलांटिक ओशन, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर सबसे लास्ट में आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, नंबर 1 पर आपका कौन सा है पैसिफिक ओशन, नंबर 2 पर कौन सा आपका अटलांटिक ओशन, ठीक है। और नंबर 3 पर कौन सा है आपका जो यहाँ पर दक्षिणी, जो ये है आपका दक्षिणी सागर है ये। नंबर 4 पर कौन सा है आपका हिंद महासागर, ठीक है। नंबर 4 पर कौन सा आपका हिंद महासागर, सॉरी नंबर 3 पर आएगा आपका हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर, ठीक है। देखो दोबारा देखो, ये आपका अंटार्कटिका, इसमें एक इमेज ऐसे शो नहीं हो रही, देखो एरिया वाइज बताती हूँ। नंबर 1 2 ऐसे ऐसे सीक्वेंस करना, नंबर 3 और 4 है, नीचे 5 है आपका अंटार्कटिका, ये आपका 6 है और ये आपका 7 हो गया एरिया वाइज। अब मैं आपको उसके महासागर के हिसाब से बताती हूँ। पैसिफिक ओशन है, नंबर 2 पे अटलांटिक है, नंबर 3 पर कौन सा आपका हिंद महासागर है, नंबर 4 पर यहाँ नीचे वाला क्या है आपका दक्षिणी महासागर है, और नंबर 5 पर यहाँ ऊपर वाला क्या आपका आर्कटिक महासागर है, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रखिएगा। अब इससे आगे है आपके सामने, देखो प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, मैंने आपको बता दिया, जैसे नाम ही शांत है इसका, लेकिन एक्चुअल में शांत नहीं है, ठीक है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मैंने आपको मैरियाना ग्रंथ बताया था 11,022 मीटर जो नीचे है आपका मैरियाना ग्रंथ, जो महासागर के प्रशांत महासागर के अंदर ही है। यह लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एंड दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। ये मैंने आपको 5.1 वाली इमेज में मैंने आपको दिखा दिया था। इससे आगे अटलांटिक महासागर के बारे में कह रहा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह अंग्रेजी भाषा में एस प्रकार की शेप यानी कि आकार बनाता है। इसके पश्चिमी किनारे पर यानी इस तरफ वेस्ट के पार्ट में क्या आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पूर्व की तरफ क्या आपका यूरोप एंड अफ्रीका है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित, दंतुरित मतलब है कि बहुत सारे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनसे जो सीमा साझा बनाता है वो आपका अटलांटिक महासागर से ज़्यादा व्यस्तम बोला जाता है, क्योंकि जितने भी आवाजाही होती है जल मार्ग से वो सारी सारी अटलांटिक से ही होते हैं, क्योंकि इसी के बीच में देखो 4 कॉन्टिनेंट जो है इसके साथ ही सीमा बनाता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा कि यह अनियमित व दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय या पतनों के लिए आदर्श स्थिति है, ठीक है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, बता दिया मैंने आपको। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हिंद महासागर, एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश पर है यानी कि भारत के नाम पर है। यह महासागर कैसा त्रिभुजाकार है, यहाँ पर आपका एशिया वाला पार्ट है, यह आपका अफ्रीका वाला पार्ट है, तो इसमें से त्रिभुजाकार की जो शेप बनाता है वो हमारा हिंद महासागर है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, या उत्तर पश्चिम याद करने की जरूरत नहीं अगर मैप आपने अच्छे से याद कर लिया तो। इससे आगे दक्षिणी महासागर के बारे में हम पढ़ते हैं, जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है और इसमें 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। आर्कटिक महासागर के उत्तरी ध्रुववर्त में, यहाँ अगर एक ग्लोब है तो आर्कटिक यहाँ है और अंटार्कटिक यहाँ, ये उत्तरी ध्रुव में है और ये दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है।
और दक्षिणी प्रशांत महासागर में छिछले जल, यानी कि जल ज़्यादा गहरा नहीं है, छिछला जल है और एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ, जिसे हम बेरिंग जल संधि कहते हैं। बेरिंग जल संधि कहाँ है? अगर ये आपका अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ क्योंकि प्रशांत महासागर एक ही तो है, तो ये अमेरिका है, अगर यहाँ आपका एशिया, तो इन दोनों के बीच में क्या बेरिंग जल संधि है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इससे आगे वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये आपका, कि वायुमंडल में बता दें कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक पतली परत से घिरी हो, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की पतली परत इस ग्रह का एक महत्वपूर्ण अटूट भाग है, तभी तो हमें ऑक्सीजन मिल पाती है, और यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। या वायुमंडल हम लोगों को सूर्य कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। बताऊंगी क्या क्या है, ठीक है, पहले आप इस इमेजेस को समझिएगा, होप्स ऑफ थोड़ा चैप्टर लेंथी ना हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश ये की है कि आपको बिल्कुल डीप में मैं आपको पढ़ाऊँ, ऊपर से रीड आउट ना करवाऊँ, बस इसी वजह से थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कीजिएगा। देखो ये हमारा जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ आपको दिख रहा है घर भी हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, यहाँ पर आपके बैलून उड़ रहे हैं, ये आपका शोभ मंडल होता है। इतने वाले एरिया आपका शोभ मंडल, जिसके अंदर जितने भी आपकी वायुमंडल संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, लाइक मौसम बदलना है, बारिश होना है, ये सारा शोभ मंडल में होगा। इससे आगे आपकी समताप मंडल आता है, जिसके अंदर आपकी एरोप्लेन उड़ती है, क्योंकि यहाँ का मौसम का पता नहीं होता, कभी भी बदल सकता है, तो एरोप्लेन तो बिल्कुल शांत और साफ मौसम में उड़ेगी ना, क्योंकि आगे उसको विजिबल तो होना चाहिए, तो ऐसे आता है समताप, यानी समान मौसम में उड़ेगी, तो समताप। जबकि एरोप्लेन हवाई जहाज वो समताप मौसम में समताप मंडल में उड़ती हैं। इससे आगे नेक्स्ट लेयर, ये लेयर है आपकी वायुमंडल की, फर्स्ट शोभ मंडल है, सेकंड समताप है, मध्य आयन बहिर्मंडल। तो शोभ मंडल के अंदर मौसम संबंधी घटनाएं होंगी, समताप मंडल के अंदर आपके हवाई जहाज उड़ेंगी, मध्य मंडल के अंदर क्या जितने भी आपके एस्ट्रॉइड या मेट्रॉइड जितने भी उल्का पिंड है एकदम तीव्र गति से पृथ्वी की तरफ आते हैं। लेकिन मध्य मंडल इतनी ज़्यादा गर्मी होती है इसके अंदर कि उसको वहीं की वहीं भस्म कर देती है, खत्म कर देते हैं, वो मध्य मंडल, ठीक है। इससे आगे आयन मंडल में क्या है, जितने भी इसे आयनोस्फीयर भी कहा जाता है, इंग्लिश में देखो इसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, इसे मीजोस्फेयर कहते हैं, इसे आयनोस्फेयर कहते हैं, इसे एक्सोस्फेयर कहते हैं। हिंदी में से आपका शोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। शोभ मंडल के अंदर मौसम संबंधी घटनाएं हैं आपकी, समताप मंडल यानी समान मौसम में क्या उड़ेंगे, आपके हवाई जहाज उड़ेंगे, मध्य यानी बीच में ही उल्का पिंड को ध्वस्त कर देगा, मार गिराएगा, यानी राख कर देगा। आयन मंडल के अंदर जितने भी रेडियो मतलब कि रेडियो समझ जैसे सैटेलाइट वगैरह जो हमारी वर्क करती हैं, वो सारी आयन मंडल के बहिर्मंडल के बाहर क्या हो जाएगा, आपका अंतरिक्ष हो जाएगी। ये मैंने समझा दिया, फटाफट से रीड आउट करते हैं। जो वायुमंडल है आपका 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ, यानी कि शोभ मंडल से लेकर बहिर्मंडल तक हम जाएंगे तो ये ऊंचाई आपकी 1600 किलोमीटर है। वायुमंडल को से घटक, तापमान और अन्य 5 आधारों पर से बांटा गया है, जैसे शोभ मंडल, समताप, मध्य, आयन, बहिर्मंडल, ठीक है। इससे आगे जो है वायुमंडल मुख्यतः किसका, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का बना हुआ है। आपको पता है कि उसमें नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, जो 78% उसमें नाइट्रोजन है, 21% कितनी है आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है। आगे 0.03% कितनी है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। 0.09 करके आपकी आर्गन गैस, यानी कि जो 1% और बच गया ना, क्योंकि 78 और 21 कितना हो गया आपका, 78 और 21 हो जाएगा आपका 99, और जो 1% बच गया उसमें सारी की सारी गैस और जो रेस्ट ऑफ दम जितने भी गैस है वो सारी की सारी आ जाती हैं। तो वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो कि साफ शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी 1% में आ जाएंगी। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए हेल्पफुल है, नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि यानी ग्रोथ करवाने के लिए हेल्पफुल रहती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये क्या करती है, पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। यानी अगर पृथ्वी से जितनी भी ऊष्मा छोड़ दी गई, दिन भर ये पूरा सूरज क्या करता है, हमें तपाता है, पृथ्वी को गर्म करता है, और एकदम से ऊष्मा को छोड़ देंगे, यानी कि ऊष्मा को जैसे सूरज ढलेगा हम ऊष्मा को भी छोड़ दें तो पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, ठंड हो जाएगी, बर्फ जम जाएगी। लेकिन क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो पृथ्वी पर जितनी भी ऊष्मा है पूरे दिन जो सूरज ने हमें ऊष्मा दी उसको स्टोर करके रखता है, उसको बांधे रखता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। यानी कि जो पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है, जैसे पृथ्वी गर्म रहती है, इसलिए ऐसा नहीं होता कि दिन में पूरे दिन धूप है, रात को माइनस में टेम्परेचर, क्योंकि क्या करता है ये उसकी छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है, ठीक है। और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना जो है आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पर्वत पर जो पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट पर यानी कोई से भी एवरेस्ट पर वो चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखते हैं, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे जो टेम्परेचर वो डिक्रीज होता जाएगा और सांस लेने में तकलीफ होगी, इसलिए वो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने पास रखते हैं, ठीक है। ऊंचाई पर सांस लेने में उन्हें अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जाना पड़ता है। ये आपके सामने बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज है, इसको फटाफट समझिएगा। जहाँ जल है, जहाँ आपके जितने भी जीव जंतु जो पानी वाले रहते हैं उसे जल मंडल, ये स्थल पर जितने भी एनिमल जीव जंतु आपके पेड़ पौधे हैं इसे स्थल मंडल कहेंगे, जहाँ पर आपके पहाड़ पठार सब आ जाते हैं। और ये आपका एटमोसफेयर है, जहाँ आपके बादल हैं, आपके वायु हैं, आपके सारे की सारी गैसियस हैं, गैसें हैं आपके, उसे वायुमंडल कहेंगे। ये 3 मंडल आज हमने पढ़े हैं जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं, ठीक है। ये आप सारा का सारा पढ़ लीजिएगा,
ये पढ़ाना ही पड़ेगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है मेरे को कि देखो जितना ऊपर जाएंगे तापमान भी घटता जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, ठीक है। कौन डालता है? वायुमंडल जो है पृथ्वी पर दबाव डालता है, और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे लगाओ कि हमारे यहाँ क्या है, आपको पता है हर तरह के मौसम आते हैं, लेकिन देखो अफ्रीका में क्या बहुत ज़्यादा भूमध्य रेखा के तट पर है, तो मतलब सॉरी भूमध्य रेखा बीचों बीच से गुजरते तो बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर, क्योंकि सूरज जो किरणें भूमध्य रेखा पर गिरती हैं। और उत्तरी अमेरिका में आप जाओगे तो ठंड है वहाँ पर आपकी, दक्षिण अमेरिका में फिर भी आपकी गर्मी है, तो ऐसे यूरोप के अंदर भी आपकी ठंड है आपकी, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, लेकिन दबाव तो डालता है, लेकिन यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है, हर जगह एक जैसा दबाव नहीं होता है। कुछ क्षेत्रों पर हम अधिक दबाव महसूस करते हैं, कुछ क्षेत्रों पर कम करते हैं। ये बात हमेशा आप माइंड में सेट कर लो कि जो हमारी वायु है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। जब हमारा चक्रवात आता है, चक्रवात ऐसे ऐसे घूमता, आपने देखा होगा, मैं बना देती हूँ, बीच से छोटा 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 फिर बड़ा बड़ा होता ऐसे जाएगा, तो बीच में जो सेंटर पॉइंट में क्या उसका निम्न दाब और बाहर की तरफ क्या आपका उच्च दाब है, ठीक है। ये गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अब पवन जैसे हवा है, मैं इस रूम में बैठी हूँ तो यहाँ कोई हवा बह तो नहीं, जैसे मैं उड़ रही हूँ मेरे बाल उड़ रहे नहीं, लेकिन जहाँ गतिशील है, मोशन में है, उसे हम क्या कहेंगे? पवन कहेंगे, ठीक है। आपने पवन चक्की भी देखे खेतों में, वो पवन चक्की कब घूमते हैं? जब पवन उसे हिलाते हैं। पवन कब? जब वो मोशन में होती है, जो वायु मोशन में होते हैं, इसे पवन कहते हैं, ठीक है। अब हम जीव मंडल के बारे में पढ़ते हैं। जीव मंडल देखो सारा हमने पढ़ लिया, बस उसका निचोड़ ये है कि जल और हवा के बीच एक सीमित भाग है, यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवन मौजूद है तो प्रजातियां भी इसमें रहेंगी, प्रजातियां हैं तो सूक्ष्म जीवी बैक्टीरिया भी होंगे, स्तनधारी भी होंगे जो बच्चों को जन्म देते हैं। मनुष्य सहित सारे प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। जीवमंडल के प्राणियों को दो भागों में बांटा गया, एक जंतु जगत, एक प्राणी पादप जगत। पादप जगत के अंदर पेड़ पौधे वनस्पति आती है आपकी। जीव जंतु जगत में हम इंसान हैं, पशु पक्षी हैं, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। उदाहरण के लिए एक लकड़ी तथा खेती के लिए वन को काटा जाए जिसमें ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से हो रहा है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे कि लगा लो भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, ठीक है। ये सारा का सारा आप पढ़ लीजिएगा। ये सारा का सारा मैं ऑलमोस्ट आपको है थ्योरी करवा चुकी हूँ, बस रीड आउट करना है क्योंकि मैं पहले आपको समझा देती हूँ ताकि बाद में पढ़ने में मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे। तो फाइनली अभ्यास हमारे सामने है, देखेगा क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया है। पृथ्वी के 4 मंडल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप साथ के साथ पढ़ा दिए। 2 महाद्वीप के नाम जो पूरे दक्षिण गोलार्ध में, कौन आपका? दक्षिण अमेरिका, और आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। वायुमंडल की परतें पढ़ा दी हैं, ट्रोपोस्फेयर जिसे हम कहते हैं, सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। और इसे आगे उत्तरी गोलार्ध में, स्थलीय गोलार्ध मैंने बता दिया कि उत्तर गोलार्ध क्या है आपका? बीच से अगर विषुवत रेखा है तो इस वाले को हम उत्तर गोलार्ध कहेंगे, इस वाले को दक्षिण। इसके अंदर आपका नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, और यहाँ दक्षिण गोलार्ध में कौन सा? आपका दक्षिण अमेरिका है, और अफ्रीका का थोड़ा हाफ ही पार्ट आता है, और यहाँ पर कौन सा? आपका ऑस्ट्रेलिया, जो पूर्ण रूप से दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको समझा दिया। इससे आगे MCQ हमारे सामने है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है? वो हमारे यूराल माउंटेन है। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, जो कि आपकी पनामा स्थल संधि है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक? आपको पता ही है, नाइट्रोजन का 78%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना? को पता ही है, स्थलमंडल ही बनेगा, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? आपका एशिया, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने आपको पढ़ा दिया, ये भी आप कर लीजिएगा। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? माउंट एवरेस्ट है। यूरोप एशिया महाद्वीप को हम यूरेशिया कहते हैं। स्थल, जल, हवा, और यहाँ पर कौन सा है आपका जो जीवन के लिए सहायक आपको होता है जीवमंडल है आपका। महासागर का ऐसा नाम जो किसी देश पर है जिसे हम कहते हैं हिंद महासागर कहते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा जगह? मैरियाना गर्त, जो कि आपका प्रशांत महासागर में है। तो ये था आपका चैप्टर, मैंने बहुत कुछ आपको इसमें समझाने की कोशिश की। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे, 6 क्लास के NCERT ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे तो 7th 8th कभी भी आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमें A से स्टार्ट करना होता है। इनिशियल पॉइंट सब स्टार्ट करेंगे तभी जाके हम स्टेप बाय स्टेप उस सीढ़ी को चढ़ पाएंगे। सीधा नहीं आपको 8th क्लास से करवा दूँ, 9th की 10th की नहीं, हम 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 से 12 जाएंगे, आप ज्योग्राफी में बिल्कुल मास्टर बन जाओगे। कहने का मतलब मास्टर बन जाओ, लेकिन हमें अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट, तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो मास्टर ना बन के प्लीज़ आप इस तरह के स्मार्ट स्टडी करो कि क्या हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। मेन बात है हमारा सिलेक्शन करना, ठीक है। तो ये बहुत कुछ मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।